वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ करना पड़ेगा, जीतने को थोड़ा लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीडर्स लैब। मैं हूं दर्शन और मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे बुक की जो लिखी गई है एक लेजेंड पे, जिनका हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में और साथ ही साथ हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगर आप सूर्य के भांति चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य के भांति तपना होगा। यह कहना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनकी बुक विंग्स ऑफ फायर का आज हम शॉर्ट समरी जानेंगे। इस ऑटोबायोग्राफी द्वारा कलाम सर ने अपने चाइल्डहुड से लेकर अपने ओल्ड एज तक का सारा सफर हमारे साथ में शेयर किया। इस बुक से कलाम सर ने शेयर किए उनके कुछ बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट्स, उनके कुछ ऑब्स्टिकल्स, उनके परसिस्टेंट एफर्ट्स और उनकी एफर्ट्स का रिजल्ट। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के छोटे से गांव पंबन में हुआ था। उनका पूरा नाम अव्वल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिताजी जैनुलाब्दीन एक छोटे से नाव के मालिक थे जो फेरी का काम करते थे। कलाम सर की माता का नाम आशी अम्मा था। कलाम सर अपने घर में सबसे छोटे थे। उनकी एक बड़ी बहन और 3 बड़े भाई थे। कलाम सर का हाई स्कूल एजुकेशन श्वार्ट्ज स्कूल में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत माहिर थे और इसी टैलेंट को उनके जीजा जलालुद्दीन ने परख लिया था। इसलिए वे कलाम सर को बचपन से ही प्रेरित करने लगे। उन्होंने कलाम सर के अंदर बुक्स रीडिंग की हैबिट डलवाई और साथ ही साथ वे लिटरेचर, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने लगे, जिनसे कलाम सर का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। कलाम सर का कॉलेज एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉलेज से हुआ था। उन्होंने वहां से बीएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल की, पर उन्हें उसमें संतुष्टि नहीं हुई और आगे सर ने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। इसी कारण उन्होंने एमआईटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और उन्हें वहां पर एडमिशन मिल गया। एमआईटी कॉम्प्लेक्स में एयरफोर्स का डिकमीशन एयरक्राफ्ट था। उस एयरक्राफ्ट से कलाम सर बहुत इंस्पायर्ड होते और उन्हें भी उसी की तरह उड़ने का मन करता। उसी एयरक्राफ्ट से इंस्पायर होके कलाम सर ने सेकेंड ईयर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। एजुकेशन ईयर कंप्लीट होने पर कलाम सर को HAL में 6 महीने के लिए एज अ ट्रेनी चुना गया। इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होने पर कलाम सर ने 2 जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। सबसे पहला था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, जिसका इंटरव्यू दिल्ली में था, और दूसरा था इंडियन एयरफोर्स SSB इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में 25 में से 8 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए और कलाम सर का 9वां स्थान था। उस रिजेक्शन से कलाम सर बहुत दुखी हुए और कलाम सर दुखी हालत में पास में ही स्थित एक आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने यह सारी घटना शिवानंद स्वामी को बताई। फिर स्वामी जी ने कहा, कभी कभी हमें वह नहीं मिलता जिसके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, उसे हमें मानकर आगे बढ़ना चाहिए और एक नया लक्ष्य बनाना चाहिए। शायद भाग्य ने कुछ हमारे लिए बड़ा सोचा हो। और फिर कलाम सर दिल्ली आए और उन्हें यह पता चला कि उन्होंने DTD का इंटरव्यू क्रैक कर लिया है और उन्हें वहां सीनियर साइंटिस्ट की जॉब मिल गई है। एज अ सीनियर साइंटिस्ट कलाम सर को पहला टास्क मिला होवरक्राफ्ट बनाने का। कलाम सर चौंक गए कि जो चीज उन्होंने कभी देखी नहीं वो बना कैसे सकते हैं। कलाम सर इस प्रोजेक्ट के लिए लीडर चुने गए। कलाम सर ने अपने आप पर विश्वास रखा और होवरक्राफ्ट से रिलेटेड मैकेनिज्म्स, साइंटिफिक रिसर्च करके आपस में काम बांट लिए और उन्होंने होवरक्राफ्ट का डिजाइनिंग फेज चुना। उन्हें इसे बनाने के लिए सिर्फ 18 महीने का समय मिला था, पर उन्होंने इसे 15 महीने में ही कंप्लीट कर दिया और इस होवरक्राफ्ट का नाम नंदी रखा गया। नंदी के टेस्टिंग के वक्त एक प्रोफेसर आए थे और उन्होंने कलाम सर के सामने यह शर्त रखी कि वे अपनी पहचान टेस्टिंग होने के बाद ही बताएंगे। टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा
और प्रोफेसर ने अपनी पहचान बताते हुए ये कहा कि वे प्रोफेसर एमजे मेनन है, जो एक इनकोस्पार कमेटी के मेंबर है। ये कलाम सर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 3 दिन बाद कलाम सर को इनकोस्पार चीफ से एक इंटरव्यू कॉल लेटर आया। जब कलाम सर इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो उनका इंटरव्यू इनकोस्पार चीफ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिया और कलाम सर ने ये इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया और वो भी एक इनकोस्पार कमेटी के मेंबर बन गए। इनकोस्पार का फुल फॉर्म है इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये वही कमेटी है जो बाद में चल के इसरो ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इनकोस्पार का और कलाम सर का सबसे पहला मिशन था टर्ल्स। टर्ल्स का फुल फॉर्म था तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इस मिशन में साइंटिस्ट लोग का टास्क था कि वो एक ऐसा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर बनाए जहां से एसएलवी या किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जा सके। तुम्बा इस लॉन्चिंग सेंटर के लिए परफेक्ट प्लेस चुना गया, इसलिए इस मिशन का नाम टर्ल्स रखा गया। इस मिशन में कलाम सर के 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी थे। पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के डिजाइनिंग का, दूसरा रॉकेट इंटीग्रेशन का और तीसरा था सेफ्टी मेजर्स का। इस तुम्बा लॉन्चिंग सेंटर के टेस्टिंग के लिए नाइकी अपाचे रॉकेट का यूज किया गया जो विदेशों में बना था। नाइकी अपाचे एक साउंडिंग रॉकेट था और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक रिसर्च रॉकेट था जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर के रिसर्च के लिए और साथ ही साथ लॉन्चिंग सेंटर की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता था। और इस नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया तुम्बा लॉन्चिंग सेंटर से ऑन 21 नवंबर 1963। फर्स्ट मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद विक्रम सर ने कलाम सर को पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे कहा, कलाम मेरा एक सपना है, भारत का लॉन्चिंग स्टेशन हो, भारत का एसएलवी हो और भारत में ही बना सैटेलाइट लॉन्च हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम और हमारे साइंटिस्ट इसे जरूर पूरा करेंगे, फिर चाहे मैं रहूं या ना रहूं। अब कलाम सर को अपने जीवन का एक नया लक्ष्य मिल चुका था और उन्हें शिवानंद स्वामी की बातें याद आ रही थी। कलाम सर के पास में एक टैलेंट था, वो था टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वर एंड एब्जॉर्बर, और इसी कारण से डॉक्टर विक्रम सर उन्हें नासा के लैंगले रिसर्च सेंटर में भेजते हैं जिससे वो एसएलवी के ऊपर रिसर्च कर सके। उस रिसर्च सेंटर में एक पेंटिंग ने कलाम सर को बहुत इंस्पायर्ड किया और वो पेंटिंग थी टीपू सुल्तान की, जिन्होंने 18th सेंचुरी में रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप करके ब्रिटिशों पर अटैक किया था। कलाम सर के नासा से लौटने के बाद एक बड़ा ऐतिहासिक दिन आया। ऑन 15 अगस्त 1969 में इसरो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और इनकोस्पार कमेटी के सारे मेंबर्स इसरो में शामिल किए गए और कलाम सर को एसएलवी के 4th स्टेज की डिजाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। साइंटिस्ट लोग को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कुछ साइंटिस्ट एसएलवी के डेवलपमेंट में लगे थे और कुछ साइंटिस्ट रोहिणी सैटेलाइट के डेवलपमेंट में लगे थे। अब वो दिन आ गया जब एसएलवी का टेस्टिंग होना था। कलाम सर बहुत खुश थे कि उन्होंने बिना किसी फॉरेन टेक्नोलॉजी की मदद से एसएलवी को डेवलप किया। अब कलाम सर को बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज मिली। उन्हें पता चला कि डॉक्टर विक्रम साराभाई हार्ट अटैक के कारण नहीं रहे, पर विक्रम सर का लक्ष्य उनके साथ था और एसएलवी का टेस्टिंग फेज शुरू हुआ। सबसे पहले टेस्टिंग फेज में ही लॉन्च होने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टॉप का नोटिफिकेशन आ गया, जिसके कारण लॉन्चिंग रोकनी पड़ी। दूसरे टेस्टिंग फेज में कलाम सर को बहुत बड़ा झटका लगा। एसएलवी स्टेज 1 तो क्लियर कर लिया, पर स्टेज 2 में वह ब्लास्ट हो गया, जिससे कलाम सर बहुत निराश हुए, पर वे आगे बढ़े और आखिरकार वो हिस्टोरिकल डेट आ ही गया। वो हिस्टोरिकल डेट 28 जुलाई 1980, जिसमें एसएलवी सक्सेसफुली लॉन्च होकर उसने रोहिणी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया। इस उपलब्धि से कलाम सर के साथ सारा भारत बहुत खुश हुआ था। इस उपलब्धि के बाद डिफेंस मिनिस्टर वेंकटरामन ने कलाम सर से बात की और उन्हें समझाया। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल लेवल कोच। थैंक यू सो मच।